मैं हमेशा सोचता था, हम हर सुबह स्टॉक मार्केट अपडेट्स क्यों सुनते हैं? सेंसेक्स नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रहा है, निफ्टी सोअर कर रहा है और नए आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। जो इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, वे अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट बूम करता है, हमें बताया जाता है कि इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पेस से ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या राइजिंग स्टॉक मार्केट का मतलब है कि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है? कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। इलेक्शन के बाद से मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ों में बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम रियल इकोनॉमी को देखें, जॉब्स, वेजेस और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, तो ग्रोथ उतनी तेज नहीं है। सैलरीज सालों से स्टैग्नेंट हैं और कई मिडिल क्लास फैमिलीज अब भी पुराने इकोनॉमिक डाउनटर्न से उभरने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर स्टॉक मार्केट असल में क्या मेजर करता है? डॉक्यूमेंटरीज कहती हैं कि यह इंडिया की प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। देखो, सेंसेक्स ये 70,000 पॉइंट्स के पार पहुंच चुका है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है। इन्वेस्टर्स तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह एक गोल्ड रश जैसा लग रहा है। लेकिन क्या यह रियल इकोनॉमी है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन? स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक छोटे बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। मिलिए अमित और प्रिया से, दो यंग एंटरप्रेन्योर्स। अमित की कॉफी शॉप बहुत अच्छी चल रही है और वह इसे एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन जब वह बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक मना कर देता है, यह कहकर कि बिजनेस रिस्की है। बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये सब दोगलापन है। प्रिया के पास एक और ऑप्शन है। वह अपनी कंपनी को पब्लिक करने का फैसला करती है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ कहते हैं। इन्वेस्टर्स प्रिया की कंपनी के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीदते हैं। हजारों शेयर्स बेचकर प्रिया मुंबई और बेंगलुरु में नए आउटलेट्स खोलने के लिए कैपिटल रेज कर लेती है। अब इस नए कैपिटल से प्रिया अपनी कॉफी शॉप एक्सपैंड कर सकती है, नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर सकती है और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स भी दे सकती है। डिविडेंड्स देना जरूरी नहीं, लेकिन इससे उसकी कंपनी में इन्वेस्टिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब मान लो राहुल आईपीओ के दिन इन्वेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसे प्रिया की कंपनी पर भरोसा है। वह बाद में हायर प्राइस पर शेयर्स खरीद लेता है, इस उम्मीद में कि आगे चलकर वह इसे और हायर प्राइस पर बेच सकेगा। यही स्टॉक मार्केट का सिस्टम है। लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक कंपनी की फ्यूचर वैल्यू होगी। यह प्रोसेस हर सेकंड हजारों बार होता है और इंडिया में यह दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस पर होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। बीएसई 1,087 में शुरू हुआ, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि एनएसई 1992 में लॉन्च हुआ और पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर बेस्ड है। स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए इंडाइसेस यूज किए जाते हैं। सेंसेक्स 30 बड़ी इंडियन कंपनीज को ट्रैक करता है, जबकि निफ्टी 50 बड़ी कंपनीज को। इन इंडाइसेस में शामिल कुछ बड़ी कंपनीज हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी। इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देशों में स्टॉक इंडेक्स हैं। चाइना में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, जापान में निकेई 225 और यूके में एफटीएसई 100। एक समय था जब इंडिया में बिजनेसेस सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज के कंट्रोल में थे। जेआरडी टाटा, धीरूभाई अंबानी और घनश्याम दास बिरला जैसे नाम उस दौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। वे अपने बिजनेसेस को पूरी तरह कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो हुए, उन्हें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ी। फैमिली वेल्थ से आगे बढ़कर उन्होंने पब्लिक से पैसे रेज करना शुरू किया। शेयर्स बेचकर इन बिजनेसेस ने तेजी से ग्रोथ की, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास भी पावर आ गई। अगर किसी कंपनी का सीईओ खराब डिसीजंस लेता है, तो इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स बेचने लगते हैं, जिससे उसकी स्टॉक प्राइस गिर जाती है। थियोरेटिकली, स्टॉक मार्केट एक पॉजिटिव फोर्स हो सकता है। इट पुशेस कंपनीज टू ग्रो, इनोवेट और जॉब्स क्रिएट करने में मदद करता है।
1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद स्टॉक मार्केट ने इंडियन मिडिल क्लास को वेल्थ बनाने का बड़ा मौका दिया। लाखों लोगों ने इन्फोसिस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म में बड़े प्रॉफिट्स कमाए। फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, SIPs और रिटेल इन्वेस्टिंग ने आम लोगों को भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, कंपनीज का एम्प्लॉइज, सप्लायर्स और सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले इंडियन कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करती थीं, लेकिन आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की रेस में कुछ कंपनीज कॉस्ट कटिंग और लेऑफ्स करने लगी हैं। इंडिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर पर भरोसा किया। उनका मानना था कि क्विक मनी के पीछे भागने के बजाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बफेट ने एक बार बेट लगाई थी कि एक इंडेक्स फंड हेज फंड से ज्यादा रिटर्न देगा, एंड ही वन। इंडिया में भी यह स्ट्रेटेजी काम करती है। अगर तुम्हारे पास इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी। इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स ने इसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट से कंपेयर किया था। आप बेस्ट कंपनी नहीं चुनते, बल्कि वो कंपनी चुनते हो जिसे बाकी लोग सक्सेसफुल मानते हैं। कभी कभी यह स्पेकुलेशन बेस्ड होता है। यस बैंक क्राइसिस या फिर जोमेटो IPO में हाइप के कारण शेयर्स की कीमतें बढ़ गईं। भले ही कंपनी प्रॉफिट में न हो, लेकिन हर मार्केट बूम रियल नहीं होता। 2000 की .com बबल और 1992 का हर्षाड मेहता स्कैम दिखाते हैं कि स्पेकुलेशन खतरनाक हो सकता है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, पूरी इकोनॉमी सफर करती है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया के IT और फाइनेंस सेक्टर्स में जॉब लॉसेस हुए। राइजिंग ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन भी मार्केट के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स जैसे मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट्स पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर CEOs की सैलरी सिर्फ स्टॉक प्राइस से जुड़ी हो तो एम्प्लॉइज और सोसाइटी का नुकसान हो सकता है। कंपनीज स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए लेऑफ्स, कॉस्ट कटिंग और स्टॉक बायबैक्स करती हैं। 2010 से 2020 के बीच इंडियन कंपनीज ने बिलियंस खर्च किए बायबैक्स पर, बजाय कि नई फैक्ट्रीज या जॉब्स क्रिएट करने में। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्ट्रेटजीज से लॉन्ग टर्म ग्रोथ सफर करता है। लेऑफ्स और वेज स्टैग्नेशन से क्वार्टरली प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को नुकसान होता है। 1980 में इंडियन CEOs की सैलरी एक एवरेज वर्कर से 30 गुना ज्यादा थी। आज यह बढ़कर 500 गुना हो चुकी है, लेकिन मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की संख्या घटती जा रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक अच्छा सिस्टम भी बन सकता है अगर इन्वेस्टर्स एथिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करें और बिजनेसेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और सोसाइटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यही स्टॉक मार्केट का असली पर्पस होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट और रियल इकोनॉमी का सीधा संबंध है? ऐसे ही और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।